हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हो बच्चे हो? कोई आपको डाउट्स वगैरह है? जितना अभी तक हमने देखा है उसमें कुछ डाउट्स वगैरह है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, लास्ट टाइम हमने जो देखा था दैट्स परसेंट एलिमेंट देखा था। परसेंट एलिमेंट के साथ साथ हमने वहां पे जो भी इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है ये भी हमने देखा था। और ये जो मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसमें एग्जैक्टली कैसे हम उसको कोरिलेट करते हैं बाय यूजिंग एन फैक्टर। एन फैक्टर से हम यहाँ वहां पे क्या करते थे, वहां पे उसको कोरिलेट करते थे। जैसे कि मैंने कल लास्ट टाइम एक एग्जांपल भी बताया था। जैसे कि अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, एक सिंपल रेशियो होगा। लेकिन उससे पहले हमने क्या देखा था, परसेंट एलिमेंट देखा था। मतलब उस एलिमेंट का उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में उस एलिमेंट का जो मास है या उसका जो टोटल ये है, ओके, टोटल मास में उसका मास कितना है, दैट वी कैन फाइंड आउट एज अ परसेंटेज। और अगर वो परसेंटेज हम निकालते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक मास ऑफ रिस्पेक्टिव एलिमेंट, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय उसका जो भी फॉर्मूला मास होगा या उसका जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा वो हम वहां पे लेते हैं। एंड उसी से हम वहां पे क्या करते हैं, परसेंट ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद में उसके अलावा मैंने और एक चीज आपको बोली थी कि जब जो भी मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स है उनके परसेंटेज का अगर सम करोगे तो वी विल गेट 100। ओके, मतलब हमें वो 100 हमेशा 100 ही मिलेगा। और अगर 100 मिलता है तो उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, जो परसेंटेज है ये जो है वो वहां पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, उसके बाद में हमने इंपेरिकल फॉर्मूला देखा था। इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब जो भी एटम्स उसमें प्रेजेंट है उसका अगर हम एटॉमिक रेशियोज अगर लेते हैं, मतलब रेशियोज लेना है मतलब क्या करना है, तो उसमें अगर कुछ कॉमन है तो वो हम कॉमन फैक्टर से वहां पे डिवाइड कर देंगे। ओके, जैसे कि हम एलसीएम निकालते हैं, एचसीएम निकालते हैं, उस तरीके से। ओके, वहां पे वो कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो वहां पे निकालेंगे और निकाल के वहां पे डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड करने के बाद विल गेट द रिस्पेक्टिव वैल्यू, मतलब रिस्पेक्टिव वैल्यू हमें वहां पे मिल जाएगा। और अगर रिस्पेक्टिव वैल्यू मिलता है तो उसी के अकॉर्डिंगली हम वहां पे क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ओके, उसके बाद में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर लेते हैं तो एग्जैक्टली जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जैसे C6H12O6 है तो मॉलिक्यूलर मास है 180, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन 612 6 अगर लेते हैं तो इसको कॉमन अगर लेते हैं तो डिवाइड बाई 6 करेंगे तो 1:2:1 आ जाएगा, दैट्स CH2O आ जाएगा। और n इज इक्वल टू लेते हैं तो 180 डिवाइडेड बाई 30 मतलब 6 आ जाएगा। मतलब जो हमें यहाँ पे मिला था वही हम जो गिवन डाटा है उससे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली माइक ऑफ हो गया सर। हेलो नवीन सर। यस सर। ये संगरूर स्कूल कौन सा है, मेरिटोरियस स्कूल संगरूर? संगरूर उन्होंने, स्कूल है, क्या हुआ सर बताइए। हाँ उन्होंने म्यूट किया था मुझे।
अच्छा, Yes. स्कूल्स प्लीज आप ध्यान रखिए, ये सर को कोई भी म्यूट ना करे, अदरवाइज बार बार आप अगर ऐसा करोगे तो फिर कंप्लेंट रेज करनी पड़ेगी। प्लीज आप ध्यान रखिए, आपका हाथ कहीं पर टच ना हो, ठीक है? हाँ, प्लीज, अगर गलती से हो गया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ, लेकिन पर आप बार बार ध्यान रखिए, डिस्टरबेंस हो जाती है कई बार। ओके, तो देखो, जैसे कि इंपेरिकल फॉर्मूला आपको दिया है CH2O। ओके, उसका अगर मॉलिक्यूलर वेट अगर लेते हैं तो 90 है। ओके, लेकिन अगर मॉलिक्यूलर वेट अगर 90 है, मतलब मॉलिक्यूलर मास जो 90 है वो किसका मास होगा? ओके, वो मॉलिक्यूल का होगा। और अगर मॉलिक्यूल का मास 90 है तो हमें इंपेरिकल फॉर्मूला दिया है। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या दिया है? दैट्स द CH2O दिया है। CH2O अगर लेते तो 12 + 2 + 16। ओके, क्या 12 + 2 + 16, तो ये कितना हो जाएगा? दैट्स इट विल बिकम अ 30। ओके, तो ये किसका है? हमें इंपेरिकल फॉर्मूला बोला है, तो अगेन एन फैक्टर इस्तेमाल करो। 90 / 30 = 3 आ जाएगा। और अगर 3 आता है तो CH2O को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स C3H6O3। ओके, दिस इज आवर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इससे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब देखो, बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम हमको दिया है। देखो, कंपाउंड कंटेंट्स, इसमें अब हम प्रॉब्लम भी देखेंगे, उसके साथ साथ दोनों चीजें भी वहां पे देखेंगे। तो बेसिकली देखो, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दिया है, कार्बन दिया है, एंड क्लोरीन दिया है। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है। देखो, यहाँ पे मैं स्टेप्स लिखता हूँ। अगर हम स्टेप्स अगर हमें इंपेरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहला जो स्टेप है, ओके, चेक जो भी परसेंटेज है। ओके, क्या परसेंटेज इक्वल टू 100। ओके, मतलब जो भी इनका सम है, एक, उसके बाद दो, और ये तीन। ओके, इसका जो तीनों का सम है, ये क्या आना चाहिए? वहां पे 100 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 100 आना चाहिए। अगर 100 आ गया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 100 नहीं आता है, ओके, क्या 100 नहीं आता है, सपोज ऐसा कंसिडर करो कि 75 आ गए। ओके, तो बचा हुआ जो 25 है, आपको क्या करना है? ओके, आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंसिडर करना है। ओके, क्या परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंसिडर करना है? क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, मतलब सिंपल स्टेप है। ओके, भले ही आपको इनिशियली थोड़ा ये लगेगा, ओके, लेकिन सिंपल स्टेप है। सबसे पहले जितने आपको परसेंटेज दिए हैं, उसको पहले चेक करो कि उसका सम 100 आ रहा है या नहीं। ओके, या चेक सम या परसेंट सम अगर लेते हैं, तो परसेंट सम 100 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सबसे पहले चेक करो। अगर नहीं आ रहा है तो सिंपल एक काम करो, 100 में से जितना सम आ रहा है उतना माइनस कर दो, दैट करस्पॉन्ड्स टू परसेंट ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अभी देखो, जैसे कि अगर 71 है, 71 और 24, ओके, दैट्स अप्रोक्सीमेटली 70 और 24 अप्रोक्सीमेटली 95 आ जाएंगे। ओके, और ये 4.07 है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 100 आ जाएंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज ये करो। उसके बाद दूसरा दूसरा आपको क्या करना है? दैट्स द कन्वर्ट परसेंट। क्या? कन्वर्ट परसेंट टू वेट। ओके, क्या? वेट्स। ओके, मतलब जो भी आपको परसेंटेज वहां पे दिए हैं, वो वहां पे वेट्स में आपको कन्वर्ट करना है। क्या करना है? वेट्स में आपको कन्वर्ट करना है। और अगर आप वेट्स वेट्स में उसको कन्वर्ट करोगे, ओके, तो दिस इज अवर सेकंड स्टेप। जो थर्ड स्टेप है, क्या थर्ड स्टेप है? फाइंड मोल्स। क्या? आपको उसके क्या करने हैं? मोल्स फाइंड आउट करने हैं। और अगर एक बार आपने मोल्स फाइंड आउट कर दिए, क्या मोल्स फाइंड आउट करने हैं, लेकिन मोल्स कैसे फाइंड आउट करोगे? ओके, तो मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा? W/M है। ओके, W इन द सेंस वेट ऑफ सब्सटेंस है, M इज द सेंस मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट है। अब ये जैसे ही आपको मोल्स मिल जाएंगे, जो फोर्थ स्टेप है, ओके, फोर्थ स्टेप आपको क्या करना है? जो भी लीस्ट है, क्या लीस्ट मोल जो है ना, लीस्ट मोल से आपको क्या करना है? डिवाइड टू ऑल। क्या? डिवाइड टू ऑल। ओके, और एक बार जैसे डिवाइड कर दोगे सभी मोल्स को, मतलब जो लीस्ट मोल्स होंगे उसी से आपको सबको डिवाइड करना है। क्या? सबको डिवाइड करना है। उसके बाद में जो फिफ्थ स्टेप है, फिफ्थ स्टेप, अगर सपोज कोई ऑड नंबर आ रहा है, क्या ऑड नंबर आ रहा है, तो उसको आपको क्या करना है?
मतलब एक तो इवन में कन्वर्ट करो, क्या इवन ऑब्लिक राउंड ऑफ वाला रूल इस्तेमाल करो। अब राउंड ऑफ वाला इस्तेमाल करना है मतलब क्या करना है, अगर सपोज कोई वैल्यू 0.5 से कम है तो उसको आप डायरेक्टली भी निगलेक्ट कर दोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर 0.5 से ज्यादा है या 5 है, तो 5 है तो हम उसको क्या करेंगे, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल रेशियो हमारा कुछ ऐसा है, देखो 1 1 1.5। ओके, तो अब ये 1.5 है ना। ओके, तो इसको अगर हमें इवन करना है तो हम इसको थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ओके, लेकिन सपोज ऐसा आ गया, सपोज 1 आ गया, ये 1 आ गया और ये 1.2 आ गया, क्या 1.2 आ गया। अब ये 1.2 है तो 0.2 तो हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इसके लिए तो ऑलरेडी 1 है, इसके लिए भी 1 है और इसके लिए भी क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो लास्ट रूल है ये हमें अप्लाई करना है, क्या ये हमें अप्लाई करना है। अब देखो, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है, 4.07। ओके, कार्बन का परसेंटेज जो दिया है 24.27 दिया है, एंड जो क्लोरीन है वो 71.65 है। और अगर आप यहाँ पे सम देखते हो तो सम अप्रोक्सीमेटली 100 आता है। ओके, तो बेसिकली हम इस प्रॉब्लम को बेसिकली हम टेबुलर फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, मतलब ये टेबुलर फॉर्म में इस्तेमाल इसलिए करना है ताकि हमें कैलकुलेशंस फटाक से आ जाए और फटाक से हो जाए। तो जैसे कि अगर परसेंटेज लेते हैं तो परसेंटेज 24.47, 4.07 एंड 71.65। तो देखो सबसे पहले हमें उसके रिलेटिव मोल्स फाइंड आउट करने हैं, और अगर रिलेटिव मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो 24 पॉइंट अभी देखो जो परसेंटेज है इसको हमने डायरेक्टली ग्राम में ले लिया। ओके, क्या ग्राम में ले लिया, और ये एटॉमिक मास का है तो ये एटॉमिक मास तो आपको पता ही होगा। ओके, तो 24.27 डिवाइडेड बाई 12, तो ये कितना आ जाएगा, 2.02 आ जाएगा। 4.07 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 4.07 आ जाएगा। 71.65 मतलब 65 डिवाइडेड बाई 35.5 अगर लेते हैं तो 2.02 आ जाएगा। तो ये अगर डिवाइड करते हैं तो ये 1 आता है, ये देखो 2 आता है एंड ये देखो अगेन 1 आता है। मतलब देखो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का जो रेशियो है दैट्स 1:2:1 आता है। क्या आता है, 1:2:1 आता है। दिस इज द बेसिकली रेशियो ऑफ एन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अभी इसको इसको हम एम्पिरिकल वाला भी बोल सकते हैं और मॉलिक्यूलर वाला भी बोल सकते हैं। ओके, लेकिन ये कैसे डिसाइड करें कि ये एम्पिरिकल वाला है या मॉलिक्यूलर वाला है। तो देखो अगर सपोज ये लेते हैं तो सबसे पहले क्या करो, मतलब CH Cl2 को कंसीडर करो, और अगर इसको कंसीडर करते हो तो इसका सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालो। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, 12 प्लस 1 प्लस सॉरी ये H2 है और ये 1 है, सॉरी। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा एंड ये 1 मतलब 35.5, क्या 35.5। अभी देखो इसका अगर आप सम करोगे तो सम कितना आ जाएगा, दैट्स द 35 प्लस 2 37, 37 प्लस 12 दैट्स 49, 49.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 49.5 आ जाएगा। अब ये जो 49.5 है, ओके, ये किसका है, ये हमने जो कैलकुलेट किया है उसका दिया है। लेकिन आपको और एक चीज यहाँ पे न्यूमेरिकल में दिया है, जो मॉलिक्यूलर मास है वो 98.96 दिया है। अब 98.96 एंड 49.5 अगर लेते हैं तो विच इज अप्रोक्सीमेटली डबल है। ओके, मतलब ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, दिस इज द इम्पेरिकल फॉर्मूला। ये क्या है, इम्पेरिकल फॉर्मूला है। ओके, अब सवाल है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, क्लियर है, इम्पेरिकल फॉर्मूला है या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इनका जो होल रेशियो जो मिला है या मोल्स का जो रेशियो मिला है उसी से हम वहां पे डिसाइड करेंगे। ओके, और अगर मोल्स का रेशियो से अगर हम डिसाइड करते हैं
तो जैसे कि देखो अगेन 49.5 यहाँ पे कैलकुलेट किया है, एंड मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल मोलिकुलर मास 98 डिवाइडेड बाय 49.52 आता है। ओके, तो मोलिकुलर जो इंपेरिकल फॉर्मूला है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, C2H4Cl2, मतलब ये हो गया हमारा इंपेरिकल सॉरी मोलिकुलर फॉर्मूला। ओके, और ये जो हो गया, दिस इज अवर इंपेरिकल फॉर्मूला, क्या इंपेरिकल फॉर्मूला। लेकिन सपोज ऐसा कंसिडर करो कि ये जो मॉलिक्यूलर इंपेरिकल फॉर्मूला है, इसका और हमारा जो मॉलिक्यूलर मास है, ये अगर दोनों मैच हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उसका इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम है, या दोनों सेम है। और ये कब कब होता है, कब ऑब्जर्व होता है, बेसिकली बेसिकली जब वहां पे उसकी उसमें किसी भी तरीके का कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं होता है, इसमें होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने क्या ले लिया, दैट्स द H2O ले लिया, क्या ले लिया, H2O ले लिया, तो इसमें कुछ कॉमन निकलने वाला है ही नहीं, और अगर कॉमन निकलने वाला है ही नहीं, ओके, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला एज वेल एज मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों के दोनों क्या होंगे, वहां पे सेम होंगे। ओके, तो इस तरीके से ये करते हैं। इसके अलावा दूसरा एक फॉर्मूला वहां पे इस्तेमाल किया जाता है, दैट्स वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2, या हम कभी कभार क्या लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। मतलब आपको कभी कभार क्या किया जाता है, वेपर डेंसिटी का वेपर डेंसिटी दी जाती है किसमें, न्यूमेरिकल में। और अगर वेपर डेंसिटी न्यूमेरिकल में दी जाएगी, ओके, तो वेपर डेंसिटी से आप क्या कर सकते हो, वहां पे जो भी है वो वहां पे डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, जो भी चीजें है वो वहां पे फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली वेपर डेंसिटी एंड ये जो है, ओके, तो अगेन सेम प्रॉब्लम है, सेम नेचर का है। ओके, बस यहाँ पे देखो, यस देखो, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कार्बन एंड हाइड्रोजन का दिया है, ऑक्सीजन का नहीं दिया है, और उनका सम आपको 100 नहीं मिलेगा, तो बचा हुआ किसको दे दिया है, ऑक्सीजन को दे दिया है। मतलब अप्रोक्सीमेटली इन दोनों का सम 100 में से माइनस कर दोगे तो ऑक्सीजन का 38.58 आ जाएगा। ओके, तो उसी से हमने वहां पे क्या किया, मोल जो है वो फाइंड आउट कर दिया। Okay, so this is about basically to determine the empirical formula and molecular formula of the compound. इसके अलावा ये कुछ प्रॉब्लम्स है, ओके, ये आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। यस, और एक मेथड है, देखो, ये तो हम स्टाइचियोमेट्री में देखेंगे, क्या, ये तो हम स्टाइचियोमेट्री में देखेंगे। जस्ट 1 मिनट। सॉरी, ये तो हम स्टाइचियोमेट्री में देखेंगे। So this is about exactly empirical formula and molecular formula.
ओके, अभी देखो नेक्स्ट जो हमें देखना है दैट्स बेसिकली स्टाइचियोमेट्री देखना है। अब ये स्टाइचियोमेट्री एग्जैक्टली क्या होता है, ओके हमें यही पॉइंट देखना है। ओके, अब ये जो स्टाइचियोमेट्री है वो एग्जैक्टली क्या होता है और इसको हम कैसे लेते हैं, क्या कैसे लेते हैं या इसमें हम क्या देखते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी कोई भी केमिकल रिएक्शन है, अभी देखो थोड़ा हम एक व्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने कैसे कैसे और क्या क्या किया है। ओके, ताकि एक आपको आइडिया आ जाए कि हम कैसे देख रहे हैं या कैसे जा रहे हैं। ओके, तो बेसिकली देखो सबसे पहले हमने ये चीज देखा कि भाई केमिस्ट्री केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं। ओके, क्या केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, तो बेसिकली केमिस्ट्री में हम मैटर का स्टडी करते हैं। और ये जो मैटर है इसकी चार चार चीजें हम देखते हैं, दैट्स द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन। ओके, एंड इसमें बहुत सारी चीजें हम वहां पे करते हैं। उसके बाद में अगर मैटर है तो मैटर बेसिकली तीन स्टेट में हम लेते हैं। ओके, या उससे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखा था। बेसिकली दो इसमें मतलब उसको डिवाइड किया था, क्लासिफाई किया था। एक था प्योर और दूसरा था मिक्सचर। ओके, तो प्योर में दो कंपोनेंट्स थे, एक था एलिमेंट और दूसरा था कंपाउंड। तो एलिमेंट कैसे होता है, क्या होता है, कितने टाइप के एलिमेंट्स हमारे पास है। ओके, ये सभी चीजें हमने देख ली है। उसके साथ साथ कंपाउंड जो है वो कंपाउंड इज द मॉलिक्यूलर फॉर्म, या एक से ज्यादा अगर एलिमेंट्स वहां पे एक दूसरे के साथ अटैच होंगे तो हम उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं या मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये दोनों क्लासेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। ओके, उसके बाद हमने उनके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया या प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है। ओके, उसके बाद में हमने मेजरमेंट ऑफ मैटर स्टार्ट किया था। ओके, तो मेजरमेंट ऑफ मैटर में बेसिकली हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम उसको मोल बोलते हैं, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर हमें डिटरमाइन करना है या हम डिटरमाइन करते हैं तो हम बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, मोल्स बोलते हैं। तो ये मोल्स भी कैसे फाइंड आउट करते हैं ये भी हमने वहां पे देखा है, क्या वहां पे हमने देखा है। और उसके बाद में क्या, उसके बाद में मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके अलावा हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखे। ओके, डाल्टन्स लॉ देखा। ओके, लेकिन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखते टाइम हमने क्या किया उसमें से कि अगर दो मैटर्स या दो सब्सटेंसेस वहां पे एक दूसरे के साथ अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो रिएक्ट करते टाइम वो एग्जैक्टली कौन से लॉज फॉलो करते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहला लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास है। उसके बाद सेकंड जो है दैट्स द डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ जो है मल्टीपल प्रोपोर्शन है। उसके बाद जो फोर्थ है, क्या जो फोर्थ है वो फोर्थ क्या है वहां पे, दैट्स द गे ल्यूसैक्स लॉ है फॉर द गैसियस सब्सटेंस। इसके अलावा एवोगैड्रोस लॉ है, ये भी हमने वहां पे देखा। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है या अगर कोई नया केमिकल सब्सटेंस बनता है तो उस टाइम पे वहां पे जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, स्टाइचियोमेट्री बोलते हैं। लेकिन अब सवाल है कि भाई ये क्यों करना है, क्या क्यों करना है। क्योंकि देखो अगर सपोज कोई भी चीज अगर हम करते हैं, क्या कोई भी चीज अगर हम करते हैं तो बेसिकली उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रोपोर्शन। ओके, क्या उसमें इंपॉर्टेंट होता है प्रोपोर्शन। जितना प्रोपोर्शन लोगे उसी के हिसाब से वहां पे प्रोडक्ट बनेगा। क्या जितना आप रिएक्टेंट लोगे या कोई भी चीज अगर, मतलब अगर घर में कोई हम खाने के लिए कुछ चीज बना रहे हैं, ओके, तो अगेन वी कैन फॉलो द सेम थिंग। ओके, जितना प्रोपोर्शन हम लेंगे उसी के अकॉर्डिंगली क्वांटिटी बनेगा और वो जो क्वांटिटी है वो हम वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं या वो जो खाने में है वो वहां पे ये कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली ये वहां पे आइडिया है। तो अब जो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है, सबसे पहली चीज तो साइटोमेट्री में जितने भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से ऑल आर फॉलोड। ओके, सभी के सभी लॉज वहां पे फॉलो होते हैं। ओके, मतलब जैसे कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो जितना रिएक्टेंट का मास होगा दैट ऑल कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट। मतलब जितना रिएक्टेंट का मास हम लेंगे, ओके, उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। ओके, उसके बाद में जो भी डेफिनेट है, मल्टीपल है, उसके बाद में जितने भी लॉज है वो वहां पे क्या होते हैं, फॉलो होते हैं। और अगर फॉलो होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं वहां पे कंसिडर करते हैं।
क्लियर है? तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली स्टाइचियोमेट्री, या ये जो है ये यहाँ पे लेते हैं। उसके बाद में मतलब इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए, क्या कंडीशन क्या चाहिए? तो बेसिकली यहाँ पे जो कंडीशन चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए। ओके, और वो अगर हमें लिखने आता है, ओके, तो आधा काम हमारा यहाँ पे हो जाएगा। मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर होगा, ओके, क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर होगा, ओके, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमें एग्जैक्टली वो जो जो अप्लाई करना है या जो देखना है वो हम वहां पे क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली बैलेंस केमिकल इक्वेशन वहां पे होना चाहिए। ओके, अब अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेते हैं तो सबसे पहला जो है, सपोज फॉर एग्जांपल हमने N2 प्लस 2H, सॉरी, N2 प्लस 3H2, इट विल गिव 2NH3। दिस इज बेसिकली रिएक्शन। ओके, और ये अगर रिएक्शन है तो ये हमें ऑलरेडी पता है, मतलब ये हमने इससे पहले भी 8, 9, 10 में पढ़े हैं, लेकिन अब यहाँ पे हमें थोड़ा अलग तरीके से इसको देखना है। तो इसको देखने का जो तरीका है, ओके, देखो बेसिकली ये रिएक्शन बैलेंस है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, दिस 1 3 एंड 2, ये जो 1 3 2 है इसको हम कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दैट्स वी कैन कॉल इट एज अ स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। लेकिन ये जो स्टाइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये एग्जैक्टली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो दीज आर रिप्रेजेंट्स द मोल। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मोल्स वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मोल्स रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, मोल्स अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो मोल अगर लेते हैं तो 1 3 2। मतलब देखो इससे पहले हम मतलब मॉलिक्यूल कंसीडर कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे हम जो पढ़ने का जो स्टाइल है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। 1 मोल ऑफ N2 react with 3 मोल ऑफ H2, use 2 मोल ऑफ NH3। क्या? 1 मोल ऑफ N2 react with 3 मोल ऑफ H2, use 2 मोल ऑफ NH3। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द बेसिकली रिएक्शन। अब देखो अगर आपको किसी को लगा कि नहीं सर हमको ये तो ये जो ना मोल है ना वो मोल में तो नहीं लेना है, हमें क्या करना है, इस मोल्स को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो अगेन सिंपल है, अगर मोल को मास में या वेट में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? तो मोल्स को हम क्या करते हैं, वहां पे जो भी उसका एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है उससे हम क्या कर देते हैं, वहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो विल गेट अ 28। ओके, क्यों? क्योंकि 1 मोल है, एक नाइट्रोजन का 14, दो नाइट्रोजन का 28। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगेन वही, अगर एक हाइड्रोजन, अब ये टोटल 6 सपोज H2 अगर लेते हैं तो H2 का एक हाइड्रोजन का 1 है, तो एक H2 मॉलिक्यूल का 2 हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मतलब 6 होगा। ओके, अगेन देखो 2NH3 है तो दो नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन का 28, 28 प्लस 2 इंटू 3 मतलब 6, मतलब दैट्स 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ओके, अभी देखो जैसे अगर आप मास का सम लेते हो, मास का सम मतलब 28 प्लस 6, इसका सम भी 34 आ रहा है, इधर का भी सम 34 आ रहा है। मतलब देखो हमने जो सबसे पहला लॉ देखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो वहां पे फॉलो हो रहा है। ओके, मतलब दैट्स जितना भी रिएक्टेंट का मास है इट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो ये वहां पे फॉलो है। उसके बाद में वही अगर हम गैसेस लेते हैं तो इसके लिए वॉल्यूम ले सकते हैं। तो 1 मोल ऑफ N2 अगर लेते हैं तो अगेन मोल्स को अगर वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, जस्ट वी कैन मल्टीप्लाई इट बाय द 22.4। ओके, तो इसको 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू 22.4, तो 22.4 लीटर आ जाएगा। देखो ये मास इन ग्राम है, ओके, और ये वॉल्यूम इन लीटर है, लेकिन ये जो वॉल्यूम इन लीटर है ये कहाँ के है, एट एसटीपी कंडीशन के, कहाँ के, एसटीपी कंडीशन के। अब देखो ये 3 मोल्स है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 67.2 लीटर आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, दैट्स द 44.8 आ जाएगा, 8 लीटर आ जाएगा। ओके, अब देखो इसको आप मोलार वॉल्यूम के टर्म में वन लीटर बोल सकते हो, इसको आप 2 लीटर बोल सकते हो, और सॉरी इसको आप 3 लीटर बोल सकते हो, और इसको आप 2 लीटर बोल सकते हो। ओके, और ये अगेन कैसे डिसाइड करते हैं हम,
ओके क्या कैसे डिसाइड करते हैं? तो लास्ट टाइम हमने मोलार वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है वो देखा था। वो मोलार वॉल्यूम मतलब क्या होता है? अगर सपोज 1 मोल का जितना भी वॉल्यूम है उसको हम 1 मोलार कंसिडर करते हैं। ओके क्या 1 मोलार कंसिडर करते हैं, तो इसका रेशियो 1:2:1 आ जाएगा, विच अगेन एप्लीकेबल बाय या अकॉर्डिंग टू द गे-ल्यूसैक्स लॉ। मतलब गे-ल्यूसैक्स लॉ में हमने ये देखा था कि अगर कोई गैसियस रिएक्शंस है, गैसियस रिएक्शंस में बेसिकली वहां पे जो गैसेस रिएक्ट होते हैं दे आर अगेन रिएक्ट इन द सिंपल होल रेशियो नंबर्स, और ये जो सिंपल होल रेशियो नंबर्स है तो यही हम क्या करते हैं वहां पे कंसिडर करते हैं। ओके उसके बाद में नेक्स्ट जो है क्या, ये तो ये हो गया स्टाइचोमेट्री के बारे में। लेकिन अब यहाँ पे हमें दो कॉन्सेप्ट अलग अलग देखने हैं, एक है लिमिटिंग रिएक्टेंट और दूसरा है एक्सेस रिएक्टेंट। क्या एक है लिमिटिंग और दूसरा क्या है? एक्सेस है। अब लिमिटिंग क्या है और एक्सेस क्या है, तो लिमिटिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे और एक्सेस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बेसिकली यहाँ पे जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हमें कोई फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करना। क्या यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल करना है? ओके तो फिर क्या करना है? क्या क्या करना है? तो बेसिकली यहाँ पे जब भी हम ये करते हैं, ओके ये जो स्टाइचोमेट्री जब हम देखते हैं, ओके क्या स्टाइचोमेट्री जब हम देखते हैं तो वहां पे एग्जैक्टली क्या करना है? तो क्या करना है, तो देखो सपोज फॉर एग्जांपल क्या यहाँ पे हम क्या करेंगे, सपोज हमने वही वाला रिएक्शन ले लिया, दैट्स N2 + 3H2 इट विल यूज 2NH3। ओके यही वाला रिएक्शन ले लिया। ओके और हमें अब देखो, अब लिमिटिंग एंड एक्सेस जो है ना ये बेसिकली क्या होते हैं? लिमिटिंग मतलब क्या होता है? जो वहां पे लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट वहां पे देगा। क्या जो लिमिटिंग है वो लिमिटिंग क्या देता है हमें? लिमिटिंग जो है हमें लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देता है। Okay. उसके साथ साथ वंस इट कंज्यूम द रिएक्शन विल स्टॉप। मतलब जैसे ही लिमिटिंग खत्म हो जाएगा रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद में वही अगर हम एक्सेस लेते हैं, क्या लेते हैं? एक्सेस अगर लेते हैं तो एक्सेस जो होता है ना ये लार्जर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देता है। उसके बाद में ये जो है एक्सेस जो है ये यहाँ पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, मतलब जैसे रिएक्शन खत्म हो जाएगा ये कुछ बचता है। क्या? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन it remain unreacted, reacted in reaction mixture। मतलब जो रिएक्शन मिक्सचर होगा उसमें वो अनरिएक्टेड एज इट इज रहेगा। और अगर सिंपल एग्जांपल आपको देना है कि अगर आपके घर में कोई प्रोग्राम है, ओके, और आपने कुछ लोगों को खाने पे बुलाया है, ओके, और कोई चीज अच्छी हो गई है, क्या कोई चीज अच्छी हो गई है, कोई चीज जो चीज अच्छी हुई है वो लोगों ने भर भर के खाई है और वो सबका खाना मतलब खत्म होने से पहले वो खत्म हो गई। जो सबसे पहले खत्म हो गई उसको हम लिमिटिंग बोलेंगे। क्या? सबसे पहले जो खत्म हुई है उसको हम लिमिटिंग बोलेंगे। और जो बची है, सपोज ऐसा भी कभी कभार होता है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोग्राम, ओके, सम फूड विल रिमेन एज इट इज, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेस। क्या? उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस बोलते हैं। मतलब सबका खाना तो खत्म हो गया लेकिन वो जो चीज है वो एज इट इज बची है। ओके ये तो हो गया कंसेप्चुअली। लेकिन अब हमें यहाँ पे देखना है कि इसको हम मतलब कैसे एग्जीक्यूट करेंगे या कैसे पता करेंगे कि भाई कौन लिमिटिंग है और कौन एक्सेस है। ओके तो इसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ पे कंसिडर करना है। और ये जो स्टैंडर्ड कंडीशन है जो आपको रिएक्शन से मिल रहा है उसी को आप स्टैंडर्ड बोलते हैं। ओके दैट्स द 1, 3 एंड
ओके, क्या 1 3 एंड 2। अब ये स्टैंडर्ड है। ओके, और अगर आपको क्या बोला कि गिवन बोल दिया, क्या बोल दिया, गिवन बोल दिया, और गिवन अगर लेते हैं तो इसके 10 ले लिए, इसके भी 10 ले लिए, क्या इसके 10 मोल्स, मतलब 10 मोल्स ले लिए, इसके भी 10 मोल्स ले लिए, और अगर दोनों के 10 मोल्स ले लिए, तो अब सवाल है कि NH3 कितना बनेगा, क्या NH3 कितना बनेगा। और अगर NH3 कितना बनेगा, ये अगर हमें डिसाइड करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें लिमिटिंग कौन है और एक्सेस कौन है ये पता करना पड़ता है। तो सिंपल है, देखो सबसे पहले इसके लिए दो मेथड से, एक थोड़ा लेंदी मेथड से, एक सिंपल वाला मेथड है। दोनों में बता दूंगा, दोनों में से जो भी आपको इस्तेमाल करना है वो आप कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गिवन है, क्या गिवन मोल जो है, मतलब एन गिवन डिवाइडेड बाय एन स्टैंडर्ड। ओके, अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बस मैं आपको फॉर्मूला रीअरेंज करवा रहा हूँ या आपको बता रहा हूँ कि कैसे करना है। तो अब यहाँ पे अगर देखोगे तो देखो, देखो गिवन दिया है 10, स्टैंडर्ड है 1। ओके, तो इसका रेशियो आ जाएगा 1, रेशियो आ जाएगा 10। वही अगर गिवन दिया है 10 एंड स्टैंडर्ड दिया है 3, तो इसका रेशियो आ जाएगा 3.33, क्या 3.33। अभी देखो, इससे पहले क्या, इससे पहले इसको हम मेथड 1 बोल देते हैं, क्या M1 बोल देते हैं। ओके, तो जिसका रेशियो लीस्ट होगा, क्या रेशियो जिसका लीस्ट होगा, ओके, वो हमारा होगा लिमिटिंग। और रेशियो जिसका ज्यादा होगा वो होगा हमारा एक्सेस। ओके, तो उस हिसाब से जो H2 है, क्या जो H2 है, क्या H2 जो है, H2 क्या मिलेगा, H2 को हम क्या बोलेंगे, लिमिटिंग बोलेंगे, एंड इसको क्या बोलेंगे, एक्सेस बोलेंगे। तो अब ये हो गया। तो देखो, जैसे अगर ये लिमिटिंग है तो जितनी भी चीजें हैं रिएक्शन की, वो सबका सब कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग डिसाइड करेगा। और अगर लिमिटिंग डिसाइड करता है, ओके, तो मतलब कितना प्रोडक्ट मिलेगा ये भी हमें लिमिटिंग ही बताएगा। तो अगेन यहाँ पे अगेन एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, दैट्स द रेशियो ऑफ लिमिटिंग मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट। मतलब जिस प्रोडक्ट का हमें निकालना है वो ले लेंगे। तो मोल्स ऑफ NH3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब देखो, इन दोनों में से रेशियो लिमिटिंग का कौन सा है, 3.33। तो 3.33 मल्टीप्लाइड बाय इसके मोल्स कितने हैं, मतलब इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 6, सॉरी 2 है, तो ये कितना आ जाएगा, 6.66 आ जाएगा। तो 6.66 मोल्स किसके आ जाएंगे, NH3 के मोल्स वहां पे 6.66 आ जाएंगे। ओके, तो दिस इज बेसिकली फर्स्ट मेथड। ओके, अगेन यहाँ पे हम कितना एक्सेस है ये भी हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, लेकिन वो अगर फाइंड आउट करना है, ओके, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, वहां पे जो दूसरा वाला मेथड है वही वहां पे इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, 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 तो अगेन अगर सपोज आपको एक्सेस भी निकालना है तो एक्सेस भी आप निकाल सकते हो, दैट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट लेकिन कौन से, अनरिएक्टेड वाले।
तो उसके लिए भी अगेन क्या करोगे, दैट्स द रेशियो ऑफ लिमिटिंग मल्टीप्लाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। ओके, तो जैसे कि अगर आप देखोगे तो ये 3/3 रेशियो 3.33 रेशियो आ रहा है, लेकिन स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो सॉरी सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, क्या होगा, रिक्वायर्ड, अनरिएक्टेड नहीं, ये होगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिक्वायर्ड ओके। अब ये रिक्वायर्ड निकालने के बाद रिक्वायर्ड कितना आ जाएगा, देखो रेशियो है 3.33 मल्टीप्लाइड बाय 1, मतलब 1 मतलब क्या आ जाएगा, 3.33 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम अनरिएक्टेड फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अनरिएक्टेड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अनरिएक्टेड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, बस देखो रिक्वायर्ड हमारा कितना है, दैट्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या है, दैट्स 3.33 मल्टीप्लाइड बाय 1, मतलब 3.33 मोल्स हमें रिक्वायर्ड है, किसके, N2 के, रिक्वायर्ड N2 मोल्स, N ऑफ N2। ओके, लेकिन अपने को अनरिएक्टेड निकालने, अनरिएक्टेड मतलब जो वहां पे रिएक्ट ही नहीं हुए हैं, तो इसकी दैट इक्वल टू क्या आ जाएगा, गिवन माइनस रिक्वायर्ड। और अगर गिवन माइनस रिक्वायर्ड है तो 10 माइनस क्या आ जाएगा, 10 माइनस 3.33 आ जाएगा। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 6.66 या 67। ओके, मोल्स क्या आ जाएंगे, अनरिएक्टेड होंगे, क्या होंगे, अनरिएक्टेड होंगे, बाकी के मतलब खत्म हो गए होंगे। okay, तो दिस इज बेसिकली अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। ओके, तो ये एक मेथड है जिससे हम ये क्या कर सकते हैं, वहां पे रिएक्टेड और अनरिएक्टेड, इसके अलावा प्रोडक्ट कितना मिलेगा और ये कितना मिलेगा वो वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली टुडेज क्लास। ओके, हाँ, ये आज की क्लास के लिए था। ओके, देखो एक लिमिटिंग, लिमिटिंग मतलब जो लेस अमाउंट ऑफ ये देता है, प्रोडक्ट देता है। इसके अलावा यही अगर हम कंटिन्यू करते हैं, देखो तो सबसे पहले जो सेकंड मेथड है वो सेकंड मेथड में बता देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दैट्स द N2 प्लस 3H2, इट विल यूज 2NH3। तो मोल का जो रेशियो है, स्टैंडर्ड अगर हम लेते हैं तो 1:3:2। ओके, एंड गिवन अगर लेते हैं तो गिवन कितना दिया है, 10:10, यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके, मतलब ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे आपको ना मतलब कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं याद रखने की जरूरत, आपको कुछ कैलकुलेशंस करने हैं और जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ N2 gives 2 मोल ऑफ NH3, क्या 1 मोल ऑफ N2 gives 2 मोल ऑफ NH3, देन 10 मोल ऑफ N2 gives हाउ मेनी मोल्स। ओके, तो कितना आ जाएगा, दैट्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 1। ओके, तो ये आ जाएंगे 20 मोल। कितने आ जाएंगे, 20 मोल आ जाएंगे। ओके, मतलब प्रोडक्ट प्रोडक्ट कितना मिलेगा मुझे, NH3 का 20 मोल। ओके, तो ये एक है। ओके, दूसरा कौन सा है, लेट्स देखो, हाइड्रोजन है हमारा, तो 3 gives 2, या 3 gives 2 to 10 gives how many। ओके, अगेन क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना आ जाएगा, 6.66 मोल ऑफ NH3, क्या मोल ऑफ NH3। और अगर 6.66 मोल ऑफ NH3 अगर लेते हैं या 20 मोल ऑफ NH3 अगर लेते हैं, तो देखो अब ये
ज्यादा वैल्यू है और ये कम वैल्यू है। ओके, तो इसीलिए अब ये किसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन किया था हमने, ये N2 के हिसाब से कैलकुलेशन किया था, और ये किसके हिसाब से, H2 के हिसाब से किया था। तो जो N2 हो गया वो N2 क्या हो गया हमारा, लिमिटिंग, और जो H2 है वो H2 क्या हो गया, एक्सेस हो गया। क्लियर है। और अगर एक्सेस हो गया, ओके सॉरी, ओ ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, मैंने बोलते टाइम बराबर बोला, लेकिन लिखते टाइम उल्टा लिख दिया है। ओके, H2 जो है वो हमारा लिमिटिंग होगा, एंड जो N2 है वो होगा एक्सेस। ओके, अगेन जैसे हमने लास्ट टाइम फाइंड आउट किया था 6.66, ये वहां पे आ गया। ओके, मतलब ये लिमिटिंग हो गया, ये एक्सेस हो गया, और हमें इस रिएक्शन में 6.66 मोल्स ऑफ NH3 मिलने वाला है। ओके, 20 मोल्स नहीं मिलेगा। ओके, और जैसे H2 खत्म हो जाएगा, रिएक्शन जो हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली स्टाइचियोमेट्री। रिमेन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। क्लियर है। ओके।